हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के 9 जिलों में बदलने वाला है मौसम, फिर 4 दिन जाने कैसा रहेगा तापमान। झारखंड में जल्द बनेंगे 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, सीएम हेमंत ने दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से 3 बजे बजट। हमारा क्षेत्र आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक, मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड में युवा महोत्सव कराएगी सरकार, मंत्री सुदिव्य सोनू। मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन, बोले यह हमारी प्राचीन धरोहर। पाकुड़ के विकास कार्यों में लाएं तेजी, सांसद विजय हासदा। 15 जनवरी को स्थगित यूजीसी नेट परीक्षा का आ गया नया डेट। टोनी सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हिल टॉप आउटसोर्सिंग कांड में 7 गिरफ्तार, बम हथियार जब्त। कांड करने से पहले धरा गए इस गैंगस्टर के 7 गुर्गे। रांची से गायब दोनों बहनें कर्नाटक में मिली, कब लौटेगी। झारखंड के इन पिकनिक स्पॉट पर बनेगा रोपवे। इस मंदिर का जल्द बदलेगा रूप रंग, सालों का इंतजार होगा खत्म। सड़क पर बॉडी दफनाने से इलाके में दहशत। झारखंड में जू सफारी की सौगात, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगी शुरुआत। तो ये तो थे सुर्खियां, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड यानी बैक बू बैक न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं आज के बड़ी खबरों को विस्तार से। झारखंड के 9 जिलों में बदलने वाला है मौसम, फिर 4 दिन जाने कैसा रहेगा तापमान। झारखंड में अगले 24 घंटे भारी हैं। राज्य के 9 जिलों के मौसम में बदलाव होने वाला है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम में बदलाव को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे बाद 16, 17, 18 और 19 जनवरी तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 15 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहे। यह स्थिति 19 जनवरी तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के उत्तर दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस कारण इन जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। यही नहीं, हल्के या मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा और इसके बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस लातेहार जिला अंतर्गत नेत्रहाट का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम 21.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में जल्द बनेंगे 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, सीएम हेमंत ने दी मंजूरी। झारखंड में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। 4 हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 1060 किलोमीटर होगी, जिसे बनाने में कुल 31,379 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस निर्माण से झारखंड की चारों दिशाओं के महत्वपूर्ण स्थानों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, जिलों और शहरों के बीच आवागमन तेज हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पथ निर्माण विभाग ने राज्य में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। चारों कॉरिडोर के अलाइनमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके आगे कॉरिडोर को आकार देने के लिए अगल अलग हिस्सों में डीपीआर बनाने के बाद
तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कई भागों का डीपीआर बनाया जा रहा है। सीएम हेमंत के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अभियंताओं को हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। बता दें कि टूरिस्ट और धार्मिक कॉरिडोर को छोड़कर बाकी के चारों कॉरिडोर की कुल लंबाई 1060 किलोमीटर है और इन्हें बनाने में 31,379 करोड़ से अधिक की लागत का आकलन किया गया है। बजट की उपलब्धता के आधार पर कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से आकार दिया जाएगा। कॉरिडोर की लंबाई दूरी की बात करें तो पहला झारखंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 335 किलोमीटर, दूसरा झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 332 किलोमीटर, तीसरा झारखंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई 286 किलोमीटर, चौथा झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर की लंबाई 108 किलोमीटर है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन के तहत राज्य की सभी दिशाओं, प्रमुख धार्मिक स्थलों, जिला मुख्यालयों, शहर और गांवों के बीच आवागमन को गति देने के उद्देश्य से हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा रहा है। कई हिस्सों को तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। रूट मुरीसेमर, चतरा, बरही, बेंगाबाद, सारठ होते हुए दुमका, रूट झुमरी तिलैया अंतकीडीह होते बिष्णुगढ़, गोला, मुरी, चाईबासा, रूट साहिबगंज बरहेट अमरापारा होते दुमका, जामताड़ा, निरसाचास, धनबाद। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी गई है। डीपीआर बनाया जा रहा है। कॉरिडोर का पहला हिस्सा कोडरमा में झमुरी तिलैया वाया अंतकीडी है। यह 8 हिस्सों को जोड़ आकार लेगा। 3 हिस्से का डीपीआर बन रहा है। 2 हिस्सों को डीपीआर बनने के बाद तकनीकी स्वीकृति दी गई है। 3 भाग का अलाइनमेंट फाइनल कर दिया गया है। रूट रांची, ठाकुरगांव, बुढ़मू, टंडवा, सिमरिया होते हुए बगरा मोड़ है। तकनीकी सर्वे शुरू होगी और इसमें 42 किलोमीटर ग्रीन फील्ड सड़क होगी। झारखंड विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से 3 बजे बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है, जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंजूरी दे दी है। यह बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 27 मार्च 2025 तक चलेगा। इस बजट सत्र के पहले दिन नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम होगा। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी 2025 को 11:30 पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद कर श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 24 फरवरी नए सदस्यों की शपथ, राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रकाश। 25 फरवरी प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद। 26 फरवरी अवकाश। 27 फरवरी प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का तीसरा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सरकार का उत्तर। 28 फरवरी प्रश्नकाल, अनुपूरक बजट पर चर्चा। 1 से 2 मार्च अवकाश। 3 मार्च वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट। 4 से 7 मार्च प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 8 से 9 मार्च अवकाश। 10 से 11 मार्च प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 12 से 16 मार्च तक अवकाश। 17 से 21 मार्च प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 22-23 मार्च अवकाश। 24 मार्च प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद, विनियोग विधेयक। 25 मार्च प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक। 26 मार्च प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य। 27 मार्च प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, गैर सरकारी संकल्प। हमारा क्षेत्र, आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक, मंत्री इरफान अंसारी। जामताड़ा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जामताड़ा धनबाद सीमा पर स्थित ऐतिहासिक करमदाहा मेला का भव्य उद्घाटन किया। यह मेला 400 वर्ष से ज्यादा पुरानी परंपरा का हिस्सा है और धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग उत्साह से इस मेले का हिस्सा बने। कार्यक्रम के शुरुआत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने मेला क्षेत्र का दौरा किया और बाबा दुखिया के मंदिर में पूजा अर्चना की।
उन्होंने मंदिर में बाबा के आशीर्वाद से अपनी सेवा को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस ऐतिहासिक करमदाहा मेला का उद्घाटन कर रहा हूं। बाबा दुखिया के आशीर्वाद से मुझे निरंतर सफलता मिलती रही है और मैं हमेशा क्षेत्र की सेवा में समर्पित रहूंगा। मंत्री ने मेला आयोजन के लिए किए गए व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी जाएगी ताकि श्रद्धालु अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरी श्रद्धा से कर सकें। मंत्री ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति से कुछ सीख सकते हैं, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। डॉक्टर अंसारी ने आगे कहा, हमारा क्षेत्र आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। यहां धर्म, जाति और समुदाय से परे लोग एकजुट रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दुखिया बाबा मंदिर का व्यापक विकास किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मेले का आनंद लें और सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहें। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन और आयोजन समिति को निर्देश दिया कि मेले की सुरक्षा और व्यवस्था में कोई कमी न रहे। मेला उद्घाटन के मौके पर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेला कमेटी के अध्यक्ष इलियास अंसारी और अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने मेले के सफल आयोजन की कामना की और श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों पर संतोष जताया। यह मेला 30 जनवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान लाखों श्रद्धालु इसे देखने और भाग लेने के लिए करमदाहा आएंगे। प्रशासन ने सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए हैं और मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। झारखंड में युवा महोत्सव कराएगी सरकार, मंत्री सुदिव्य सोनू। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव कराएगी, जहां पूरे राज्य से प्रतिभागी भाग लेंगे। युवाओं के विचार और उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी। मौका था नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेकर लौटे प्रतिभागियों को सम्मानित करने का। मंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। उन्होंने युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं हैं। साथ ही कहा कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। वे हर क्षेत्र में परचम लहराने की क्षमता रखते हैं, बस जरूरत है उन्हें बेहतर मार्गदर्शन की। इसमें सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मंत्री ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका किताबें हैं। उनसे चीजों को परखने की क्षमता आती है। आज की पीढ़ी बहुत तेज है। युवा तर्क करने की क्षमता को विकसित करें, सवाल पूछने की आदत को विकसित करें। युवाओं का जोश और ऊर्जा राज्य और देश के विकास की नींव है। साथ ही कहा कि शहर, गांव और राज्य मजबूत होगा तभी देश भी मजबूत होगा। बिना राज्य के विकास के हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में स्वातिराज दुमका को भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि शुभांगी क्षितिजा सौरभ गुमला और ऋषित जमशेदपुर का चयन विकास भी विरासत भी पीपीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री के समझ प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ था। मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन। बोले, यह हमारी प्राचीन धरोहर। झारखंड के पेयजल स्वच्छता सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आस्था के प्रतीक देवीपुर स्थित मां खेलाचंडी मंदिर के प्रांगण में वर्षों से मेला लगाने की परंपरा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला यह मेला हमारी प्राचीन धरोहर है, इसलिए इसे हमें बचाकर रखने की जरूरत है। मौका था बोकारो के गोमिया में आयोजित श्री श्री खेलाचंडी 5 दिवसीय मेला के उद्घाटन का।
मौके पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस 5 दिवसीय मेले में लोगों के मनोरंजन के कई साधन मौजूद हैं। यहां आसपास के ग्रामीण रोजगार के उद्देश्य से हस्तनिर्मित वस्तुओं की खरीद बिक्री कर अपने आय के स्रोत को बढ़ाते हैं। वहीं उन्होंने ग्रामीणों के आग्रह पर खेलाचंडी मैदान की सौंदर्यीकरण कराने की भी बात कही है। पाकुड़ के विकास कार्यों में लाएं तेजी। सांसद विजय हांसदा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को पाकुड़ कलेक्ट्रेट में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के झामुमो पार्टी के सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जिले में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान सांसद विजय ने सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागों का परफॉर्मेंस कछुए की गति में चल रहा है, वह अपने काम को ईमानदारी से करते हुए उसमें तेजी लाएं। इसके साथ ही पाकुड़ को वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करें। सांसद ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें ताकि वह सुरक्षित सफर कर सके। वहीं मौके पर लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित हेमलाल मुर्मू ने कहा कि आए दिन सड़क पर दुर्घटना हो रही है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। मौके पर परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन रथ को भी फ्लैग दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक स्टीफन मरांडी, डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार, डीसीसी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 15 जनवरी को स्थगित यूजीसी नेट परीक्षा का आ गया नया डेट। जनवरी 2025 में हो रही यूजीसी नेट परीक्षा की एक तारीख बदल दी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम पोस्टपोन करने के संबंध में नोटिस जारी कर यह जानकारी दे दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर ताजा अपडेट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 15 जनवरी 2025 को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा अब नई डेट में ली जाएगी। बात दें कि यह परीक्षा दिसंबर 2024 साइकिल के लिए आयोजित की जा रही है। 3 जनवरी 2025 से परीक्षाएं ली जा रही हैं, जिन्हें 16 जनवरी तक संचालित होना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 15 जनवरी 2025 की स्थगित परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। जो उम्मीदवार 15 जनवरी को होने वाली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2024 देने वाले थे, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर नई परीक्षा तिथि चेक कर सकते हैं। एनटीए द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा अब 21 जनवरी और 27 जनवरी 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, 6 बजे तक होगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस को ध्यान से पढ़ें। जानिए यूजीसी नेट परीक्षा क्यों स्थगित की गई। दरअसल 15 जनवरी को होने वाली परीक्षा मकर संक्रांति और पोंगल त्योहारों के कारण स्थगित कर दी गई थी। एनटीए ने कहा कि छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। उस दिन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, लॉ, इलेक्ट्रॉनिक साइंस और पर्यावरण विज्ञान समेत 17 विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। इस साल यूजीसी नेट परीक्षा 3 जनवरी 2025 से शुरू होकर 27 जनवरी 2025 तक चलेगी। भाषा के पेपर को छोड़कर पेपर का माध्यम केवल अंग्रेजी और हिंदी होगा। टेस्ट पेपर में 2 सेक्शन होंगे। दोनों सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। यूजीसी नेट का नया एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट की संशोधित परीक्षा तिथि के लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड परीक्षा से काफी पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टोनी सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर। टोनी सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बुधवार को बताया कि इस मामले में पहले ही 3 नामजद आरोपी अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अब मुख्य आरोपी मोनी मोहंती की गिरफ्तारी के साथ हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। पुलिस ने मोनी मोहंती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। क्या था मामला? 15 नवंबर को जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित उलीडीह ओपी क्षेत्र में उमा टिफिन के पास हुई इस वारदात में टोनी सिंह की हत्या की गई थी, जिसमें देसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। इस गिरफ्तारी से पुलिस को हत्याकांड की जांच में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। हिलटॉप आउटसोर्सिंग कांड में 7 गिरफ्तार, बम हथियार जब्त। धनबाद के धर्माबांध ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बीते 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प में पुलिस ने 7 संदेही लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्लू भी शामिल है। पुलिस ने 6 संदेही को बोकारो से और 1 को धनबाद से उठाया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां, 1 सुतली बम और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। यह जानकारी बीते कल यानी बुधवार को धनबाद के रूरल एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया के साथ साझा की। एसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने कुल 9 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 100 से अधिक नामजद आरोपी हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कारू यादव के मार्केट से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी भी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। कांड करने से पहले धरा गए इस गैंगस्टर के 7 गुर्गे। लातेहार के चंदवा में बीते 10 जनवरी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इलाके में टहलका मचाने के इल्जाम में पुलिस ने 7 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कुख्यात राहुल सिंह गैंग के गुर्गे हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम जगदीश सिंह, बबलू सिंह, मनोज सिंह, दीपक सिंह, गणेश यादव, रॉकी कुमार और अशोक लोहरा बताए गए। इनकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच है। सभी संदेही चंदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां सहित अन्य सामान जब्त किया है। इस बात का खुलासा बुधवार को लातेहार पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने किया। एसपी कुमार गौरव ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि फायरिंग के बावजूद रंगदारी नहीं मिली थी। इसके चलते दोबारा कांड करने की प्लानिंग कर रहे थे। रांची से गायब दोनों बहनें कर्नाटक में मिली, कब लौटेगी? राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से रहस्यमय ढंग से गायब हुई 2 सगी बहनों का पता चल गया है। रांची पुलिस ने दोनों को खोज निकाला है। दोनों का लोकेशन कर्नाटक है। दोनों बहनों के साथ उनका एक दोस्त भी है। पुलिस ने तीनों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीते कल यानी बुधवार की देर रात तक सभी को रांची वापस ले आया गया। यहां याद दिला दें कि बीते 11 जनवरी को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्ट्रीट रोड की रहने वाली 20 साल की रहनुमा परवीन और उसकी सगी बहन 18 साल की अमरीना परवीन अचानक गायब हो गई। लड़कियों के चाचा ने पुलिस को बताया कि दोनों बहनें शनिवार को दिन के 12:30 पर अपने घर से मंगल टावर स्थित आधार केंद्र जाने के लिए निकली थीं। इसके बाद दिन के करीब 1:20 पर एक भतीजी ने फोन कर अपने पिता से कहा कि ऑटो चालक ने हम लोगों से मोबाइल और पर्स छीन लिया है। हम लोगों को जबरदस्ती कहीं दूसरी जगह पर ले जा रहा है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया। दोबारा फोन करने पर मोबाइल बंद मिला। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस मामले को युवा सीएम हेमंत सोरेन ने काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने किसी भी हाल में दोनों बहनों के सही सलामत खोज निकालने का हुक्म डीजीपी अनुराग गुप्ता को दिया। इसके बाद डीआईजी सह रांची पुलिस कप्तान ने सिटी एसपी राजकुमार मेहता की देखरेख में एसआईटी गठित की। कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी के अलावा हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, कोतवाली, बीआईटी, पंडरा, पुंदाग, एसएससी एसटी, खरसीदाग ओपी और खेलगांव ओपी प्रभारी को शामिल किया। टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से दोनों बहनों का लोकेशन ट्रेस किया और उन्हें खोज निकाला। पुलिस की टीम दोनों बहनों को सुरक्षित लेकर वापस रांची लौट रही है।
झारखंड के इन पिकनिक स्पॉट पर बनेगा रोपवे। राजधानी के प्रमुख जलप्रपातों जोन्हा और हुंडरू में रोपवे निर्माण की प्रक्रिया हेमंत सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे इन स्थानों की पर्यटन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। पर्यटक अब इन जलप्रपातों की सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ रोपवे के जरिए यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का भी अवलोकन कर सकेंगे। रोपवे के लिए कुल 5 स्थानों का चयन किया गया था, जिसमें कि जोन्हा, हुंडरू, दशमह, कौलेश्वरी तथा रांची पहाड़ी मंदिर शामिल था, परंतु रोपवे के लिए केवल जोन्हा और हुंडरू को ही चुना गया है। यह निर्णय राज्य सरकार तथा एक एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर लिया गया है। एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि जोन्हा और हुंडरू दोनों स्थलों में रोपवे की संभावना है। वहीं रांची पहाड़ी मंदिर और दशम स्थानों में कुछ जमीनी और भौतिक चुनौतियां सामने आई हैं। इस मंदिर का जल्द बदलेगा रूप रंग, सालों का इंतजार होगा खत्म। झारखंड की राजधानी रांची के हरमू स्थित विद्यानगर में 3 दिवसीय शिव हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार सह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काफी भव्य तरीके, पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो 17 जनवरी 2025 से शुरू होकर 19 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में पहले दिन 17 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे से प्रायश्चित संस्कार के तुरंत बाद जल यात्रा, कलश यात्रा निकली जाएगी, जो विद्यानगर स्थित शिव हनुमान मंदिर से शुरू होकर हरमू चौक स्थित पंच मंदिर तक जाएगी। फिर वापस हरमू स्थित पंच मंदिर से जल लेकर विद्यानगर स्थित शिव हनुमान मंदिर में आकर पूर्ण होगी। इस कलश यात्रा कार्यक्रम में लगभग 700 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। फिर मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन, हवन और संध्या आरती के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में दूसरे दिन यानी 18 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे बेदी पूजन से शुरू होगा। फिर मूर्तियों का अधिवास, न्यास के बाद नगर भ्रमण करते हुए शैया अधिवास और हवन के साथ के बाद संध्या आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 19 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे से बेदी पूजन के तुरंत बाद मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिर हवन और पूर्णाहुति के बाद में महाआरती के साथ भंडारा और रात्रि जागरण का कार्यक्रम किया जाएगा। श्री शिव हनुमान मंदिर समिति के अध्यक्ष महाबीर सिंह ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम विद्यानगर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे रांची से काफी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। साथ ही यहां आने की श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे लगन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई वर्षों से विद्यानगर वासियों को इस मंदिर के जीर्णोद्धार का जो सपना था वह पूरा होने जा रहा है और इसे लेकर पूरी बस्ती में एक अलग ही श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भावना देखने को मिल रही है। सड़क पर बॉडी दफनाने से इलाके में दहशत। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह मामला रानी बागान के निर्मला इनक्लेव की बताई जा रही है, जहां सड़क के बीचों बीच बॉडी को दफना दिया गया है। बॉडी दफनाने की यह घटना CCAC कैमरे में कैद हो गई है। मोहल्ले के निवासी राजेश कुमार ने बताया कि कुछ अजनबी लोग करीब 40 से 50 लोग आए और उन्होंने बीच सड़क पर एक गड्ढा खोदकर बॉडी को उसमें दफना दिया और आराम से वापस चले गए। पुलिस की जांच जारी। मामले को लेकर बरियातू पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मौके पर एक टीम को तैनात किया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि जिस जमीन पर बॉडी दफनाया गया है वह पूर्व में आदिवासियों का कब्रिस्तान हुआ करता था। इसी कारण लोगों ने इस स्थान पर बॉडी दफनाने का कदम उठाया। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि बॉडी को किसी अन्य कब्रिस्तान में दफनाया जाए। पुलिस प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। झारखंड में जू सफारी की सौगात, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगी शुरुआत। झारखंड सरकार वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। राज्य के कई प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब जू सफारी का आनंद लिया जा सकेगा। झारखंड राज्य पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के तहत पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा
हजारीबाग व पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्यों में जू सफारी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। 800 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार किए गए इस प्रस्ताव के तहत 4 स्थानों पर जू सफारी का संचालन पर्यटन और वन विभाग मिलकर करेंगे। इन सफारियों पर कुल 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से प्रत्येक स्थान पर 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में इस राशि का प्रावधान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। बता दें कि झारखंड के विभिन्न अभयारण्यों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ, दलमा अभयारण्य में हाथी, हजारीबाग में सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू और लकड़बग्घा, वहीं पारसनाथ अभयारण्य में तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, भौंकने वाले हिरण, लकड़बग्घा और जंगली बिल्ली जैसे जानवर पाए जाते हैं। ऐसे में यहां जू सफारी की बेहतर संभावनाएं हैं। इन जू सफारी में क्या होगा खास? पर्यटक जू सफारी के दौरान खुले में घूमते हुए वन्य जीवों को कार या बस से देख सकेंगे। यह सफारी पर्यावरण अनुकूल होगी, जिससे स्थानीय समुदाय और पर्यावरण को भी लाभ होगा। जंगल भ्रमण के दौरान पर्यटक स्थानीय कैंटीन और बांस की झोपड़ियों में आराम करने और भोजन का आनंद ले सकेंगे। सीएम के निर्देश पर मंत्री ने किया था राजगीर का दौरा। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन विभाग को इको टूरिज्म के विकास के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद 4 जनवरी को पर्यटन मंत्री ने बिहार के राजगीर में जाकर जू सफारी और नेचर सफारी का निरीक्षण किया और वहां के स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया।